इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। जो चैप्टर हमने पढ़ा था वेव एंड साउंड, वेव के 2 वीडियोस और साउंड के 2 वीडियोस मैंने इस तरीके से उनको कवर किया था। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और वीडियोज़ को पहले देखिए, फिर उसको ऑब्जेक्टिव्स बनाने में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ नज़र आएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूंगा। ठीक, ये मजबूरी है हमारी। मैं पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि संसाधन और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से तो इस तरीके से हम एडजस्ट करके बनाते हैं इसको। तो चलिए ये सब चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। क्वेश्चन पहला है, देखिए हिंदी में क्वेश्चन आएगा, मैं इंग्लिश में ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। द्रव की सतह में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि जो लिक्विड होती है सरफेस, लिक्विड की सरफेस, उस पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रोपगेशन कैसे होता है, स्थानांतरण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है, इंग्लिश में दिया हुआ ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, बी लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य, थर्ड दिया है ए एंड बी बोथ, और डी दिया है कि नन ऑफ दीज। तो भाई जो सरफेस होती है लिक्विड की, लिक्विड के अंदर बात करोगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, बट अगर सरफेस की बात करोगे तो वो दोनों होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगें नजर आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा एनर्जी यानी ऊर्जा का ट्रांसफर, स्थानांतरण उस माध्यम में होता है जिसमें रिजिडिटी दृढ़ता, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता और इनर्शिया जड़त्व, या डी ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है खास करके उन माध्यमों में होता है, ठीक है, जहाँ जो मीडियम रहेगा वो इलास्टिक रहे, रिजिड रहे और इनर्शिया जड़त्व का गुण पाया जाए। तो इसका सेकंड को ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं कि ये तीनों तोड़ के आ सकता है। जो ट्रांसवर्स वेव जो है यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, तो रिजिड होना चाहिए मीडियम, इलास्टिक होना चाहिए और इनर्शिया मतलब जड़त्व, प्रत्यास्था और दृढ़ता, ये तीनों याद रखोगे। इन तीनों का संबंध अनुप्रस्थ तरंग से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश का संचरण होता है यानी लाइट का प्रोपगेशन होता है किस तरीके से, ट्रांसवर्सली यानी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, बी लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। मैंने वीडियो में क्लियरली बताया था लाइट के बारे में कि लाइट जो है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करेगी। इवन जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स की तरह यानी अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी था। तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग बोर्ड पे, अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं यानी कि जो ट्रांसफर वेव्स हैं प्रोपगेट होंगी। ऑप्शन नंबर ए है गैस तथा धातु में, गैस एंड मेटल्स में, ठीक। बी है गैस में नहीं लेकिन धातु में, बी क्या बोल रहा है, गैस में नहीं लेकिन धातु में। सी दोनों में नहीं, और फोर्थ बोल रहा है केवल और केवल गैस में, ओनली गैसेस। अच्छा, बी को मैं इंग्लिश में बोल दूं, ओनली इन मेटल्स नॉट इन गैसेस। और ऑप्शन सी है कि दोनों में से किसी में नहीं, और चौथा है केवल गैस में। अनुप्रस्थ तरंग जो है आप ध्यान देंगे कि जो गैसेस हैं उसमें नहीं होती है, यानी कि ट्रांसफर्ड वेव्स जो है ना, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि वो या तो सॉलिड में होगी या तो सरफेस ऑफ लिक्विड, इन 2 जगहों पर प्रोपगेट करती है आपका ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे। तो गैस कहीं नहीं आता इसमें, ठीक है, गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रवाह होता है ना। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, गैसों में नहीं लेकिन धातुओं में होगा, धातु सॉलिड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, शांत जल में पत्थर डालने पर यानी कि जो स्टेडी वाटर रहता है यानी शांत जल, ठीक, उसमें अगर हम पत्थर डालते हैं, तो स्टोन थ्रो करते हैं, तो हमको क्या एक्शन देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1, कण तरंग की दिशा में गति करेगा। कण यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, वेव, जो भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे वो लोग, मूव करेंगे। गति बोला है यहाँ पे वर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, तरंग की दिशा में कंपित होंगे। तरंग की दिशा में कंपित होंगे का मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैं वो वाइब्रेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक। और सी बोला तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे, यानी कि
जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, जो आपका वेव है, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, वाइब्रेशन करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी बोला है कि स्थिर रहते हैं, यानी कि इन रेस्ट। आप पांचवा है आपका, तो इसका हो जाएगा शांत जल में पत्थर डालने पर। देखो, शांत जल में पत्थर डालने पर हमको ऊपर वाला नजर आता है, यानी कि लिक्विड की सरफेस, और सरफेस पे हमको क्या दिखता है, ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ तरंगे किस तरीके की होती है भाई, माध्यम उसके लंबवत, माध्यम के कण जो तरंग होता है उसके गति के दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। बहुत इजी है अगर आपने उसको पढ़ा होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोर लगता है वेव और साउंड पढ़ना, बट साउंड तो इंटरेस्टिंग है। और वेव का मैंने पहला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, लिंक पूरा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल ये क्लिक कीजिए, नहीं देखें तो देखिए, उसको ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में ध्वनि तरंगे, यानी कि जो एयर है उसमें ध्वनि तरंगे किस तरीके का व्यवहार करती हैं। जो आपका इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, बी लॉन्गिट्यूडनल, सी बोथ ए एंड बी दोनों, और डी नन ऑफ दिस। साउंड वेव्स की बात कर रहा है। जो साउंड वेव्स होते हैं सब लोग को पता है, मैंने साफ शब्दों में पढ़ाया है कि साउंड वेव मैकेनिकल होती हैं, यानी यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक में भी लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी अनुदैर्घ्य होती हैं। तो अनुदैर्घ्य होंगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, बी। बात खत्म। आपने पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन सारे डील होने वाले नोट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद को चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तरंग जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यानी कि ऐसा वेव जो वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं हो सकता, कौन सा है इनमें से। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको एक्सरेज, दूसरा है गामा रेज, थर्ड है यूवी रेज अल्ट्रावायलेंट रेज, और फोर्थ है इंफ्रासाउंड अपश्रव्य। इंफ्रासाउंड साउंड वेव में आता है, इंफ्रासाउंड ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। यानी कि अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ये साउंड वेव्स हैं। तो साउंड वेव्स वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करती हैं, लेकिन एक्सरे, गामा रेज, माइक्रो, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण, तो ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये निर्वात में गति करती हैं। तो तीनों ऊपर की करेंगी, डी नहीं करेगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की तरंग का संचरण 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी कि जो वेव है लाइट वेव, वो इतने स्पीड से प्रोपगेट होती है 0.6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तरंग धैर्य वाली बोला है वो। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आवृत्ति पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे आप लोग, गिवन है हम लोग को v है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या दिया हुआ है, माइक्रोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ है 0.6, ठीक है, और माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज अगर करें तो ये हो जाता है 10⁶ मीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा मिल गया, ये v मिल गया। v = न्यू लैम्डा होता है, तो हमको निकालना न्यू फ्रीक्वेंसी, ये कहीं स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट किया गया रहता है। तो v = हो जाएगा v/λ। v की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.6 × 10⁻⁻6। अब ये जो न्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ इंटू 10⁻6, -6 ऊपर जाके +6 में बदल गया, और यहाँ पे रहेगा ये 0.6। आगे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो न्यू = ठीक है 0.6 है और ये 3 है, तो ये इससे कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, 6 × 5 = 30, ठीक। तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। न्यू की वैल्यू ऑप्शन देखिए है क्या, ऐसा पहला ही ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उस लाइट वेव्स का, ठीक है। आवृत्ति 5 × 10⁻14। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 2 गुना होगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 2 गुना होगा, यानी कि इसको आपको मैंने बताया था ताप और ध्वनि के वेग, स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के बीच रिलेशन कुछ इस तरीके का। फिर मैंने लिखवाया था कि अगर 2 बार अगर कहीं 2 चीज़ें कंपैरिजन करने आ गई तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो किस ताप पर ध्वनि का वेग बोला है, ठीक सिंपल। आप देखिए वेलोसिटी को डबल करने बोल रहा है, यानी कि जो v2 है वो डबल होगा, मैं लिख भी देता हूँ
V2 जो है V1 का डबल, तो V2 की जगह आप क्या रख सकते हो 2V1, तो V1 अपॉन 2V1। टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तो आपको बिल्कुल दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो उसका वेलोसिटी था 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर केल्विन में बदलोगे तो 0 + 273 केल्विन, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। और इस फॉर्मूले में मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में हमेशा आप टेम्परेचर केल्विन में ही रखें, हमेशा आपको केल्विन में ही रखना है, सेल्सियस नहीं रखना है। उसने सेल्सियस दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा आपको क्या रखना है, केल्विन में। तो आप जैसे ही लाके यहाँ रखोगे तो ये 273 टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 तो आपको फाइंड ही करना है। ये ले आइए इधर, पहले तो V1 कैंसिल, तो 1/2 = 273 डिवाइडेड बाई T2। ये अंडर रूट इधर आएगा, स्क्वायर कर लेगा, ठीक है। मैं जगह यहाँ नहीं हो पाएगा तो यहाँ बना देता हूँ, 273 डिवाइडेड बाई T2 = 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, 273 डिवाइडेड बाई T2 = 1/4। मैं चाहूँ तो इसको बहुत शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट उस तरीके से आप लोग नहीं समझेंगे और जो कि मेरे लिए हार के समान होगा, तो समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या देखिए 4 × 12, यूनिट डिजिट 1 वाला कोई आंसर है क्या हमारे पास, नहीं है। 473, ठीक, हमारा आ जाएगा 1092 केल्विन। लेकिन आंसर हमको एक ही तो है केल्विन में, 273 केल्विन, वो तो होगा ही नहीं। अब इसमें से आप माइनस करा दीजिएगा कितना, 273, तो आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा, कितना आएगा 819 डिग्री सेल्सियस। इजीली बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1092 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस और 1092 केल्विन ताप पर ध्वनि की चालों का अनुपात कितना होगा। ध्वनि की चाल का अनुपात यानी V1/V2 और केल्विन ही बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन, और यहाँ पे बोला है 1092, यही बोला है ना, पक्का। तो आप ध्यान दे पाएंगे, V1/V2 = एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया, 1 और ये 4, तो 1/4, V1/V2 = 1/2, तो V1 = 2V2, तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई V1 और V2 का, 1:2, वो तो यही मिल गया था हम लोग को, V1:V2 = 1:2। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखा हमने, ऑप्शन नंबर ए, 10 का कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें क्या बोल रहा है, वायु में एसटीपी पर ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन इसमें अच्छे मैंने रखे हैं, ठीक है। वायु में एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी को बोलते हैं, उसमें ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकंड है। यदि वायु दाब यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो चाल कितनी होगी। भाई 4 गुना करने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, किसको बढ़ाने बोल रहा है, प्रेशर। और मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, नो इफेक्ट। तो भाई आप 4 गुना बढ़ा लो, 5 गुना बढ़ा लो, 6 गुना बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और इस तरीके से वो 300 मीटर पर सेकंड की 300 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। देखिए कितना अच्छे से घुमाया था ना, 11th का बी ऑप्शन, 300 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, नो चेंज। किस माध्यम में ध्वनि तरंग सबसे तेज चलती है। भाई ठोस में, सॉलिड में, और यहाँ बताओ कौन सॉलिड है, वायु है यानी वाटर, एयर, और जल, स्टील, निर्वात। तो भाई निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, इन वैक्यूम या फ्री स्पेस में प्रोपगेट नहीं होता है साउंड हमारा। और इसमें जो सॉलिड है वो स्टील है, इसलिए 12 का ए, ठीक है। स्टील में सबसे तेज चलेगी ध्वनि। चांद पर 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। 2 आदमी, 2 जने हैं, चांद पर नहीं गोठिया सकत है, काबर नहीं गोठिया सकत है। ऑप्शन दिए है, ए उष्मा का संचरण नहीं होता यानी कि जो हीट है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता, यानी कि दूसरा ऑप्शन है ध्वनि यानी साउंड का प्रोपगेशन या संचरण, ट्रांसमिशन नहीं होता। सी है ए और बी दोनों है, और डी कोई नहीं है। तो भाई देखिए चांद पर उष्मा का संचरण तो होता है,
तो दूसरा क्या बच गया आपके पास, ध्वनि। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल नहीं है चांद पे, तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 13वें का बी। इसलिए बात ही नहीं कर पाओगे ना, आप नहीं कर पाओगे बात। आप नहीं विश्वास है तो एक काम करो, निकल लो चांद पे, चेक करके आ जाओ, फिर मेरे को भी बताना। क्वेश्चन नंबर 14, 50 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल 362 मीटर पर सेकंड है। देखिए ध्वनि की चाल बार बार अलग बदल रहा है क्वेश्चंस में अपने मतलब के हिसाब से, बहुत मतलबी दुनिया है। तो वो 20 डिग्री सेल्सियस पर चाल क्या होगी भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है वो, 50 डिग्री सेल्सियस पर चाल, और 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना बोला है उसने, स्पीड कितना बोला है 362 मीटर पर सेकेंड, और पूछा है 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो मैं बता दूं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में 61 या 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होने पर माइनस हो जाता है 0.6 मीटर पर सेकेंड या 61 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड में ड्रॉप आता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 0.6, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कुछ आएगा 18 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। तो हमारा पहले था 362 था, हाँ, और उसमें से ये 18 माइनस करा देंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन है कि नहीं ऐसा, हमारे पास कुछ है 344 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चौक गया टूट, कोनो बात नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आसमान में बिजली कड़कते समय, आसमान में बिजली कड़कते समय ध्वनि पहले पैदा होती है, यानी जो साउंड है उसका क्रिएशन पहले होता है, बी प्रकाश पहले पैदा होता है, दोनों साथ साथ पैदा होते हैं, और निश्चित नहीं कर सकते, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो भाई देखो, जब भी बिजली कड़केगी पैदा दोनों साथ साथ होंगे, दोनों का जो जन्म होगा एक साथ होगा, ठीक। लेकिन वहां से लाइट ट्रेवल कर पाएगी, लेकिन बीच में वैक्यूम है, ठीक, या फिर जो भी और कारण कहिए, और सबसे बेहतरीन कारण उनका स्पीड। यार लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो भाग क्या जाएगी। और इसका स्पीड है अलग अलग मीडियम के लिए और बहुत कम है ना स्पीड, 332 मीटर पर सेकेंड। तो चलते 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 कुछ देर में पहुंचेगा, ठीक। तो यही रीज़न है, लेकिन पैदा दोनों साथ में होते हैं, बाद में आता है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा भाई है ये, एक साथ पैदा हुए दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष में विस्फोट का प्रकाश 8 सेकेंड बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है, तो ध्वनि कब सुनाई देगी। भाई आसमान से हम चले गए अंतरिक्ष, आसमान धरती के वायुमंडल में आता है, और अंतरिक्ष धरती के वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन बड़ा घुमाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, 8 सेकेंड में सुनाई तो देने से रही, 8 सेकेंड में अगर लाइट को टाइम लग रहा है तो ध्वनि तो आने से रही, ठीक है, और पहले आने से रही, तो 8 सेकेंड के बाद ही आएगी, या सुनाई ही नहीं देगी। अंतरिक्ष में अगर विस्फोट हो रहा है तो अंतरिक्ष यानी कि फ्री स्पेस, निर्वात, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती, अतः महोदय और महोदया ध्वनि सुनाई नहीं देगी, आपको केवल विस्फोट नजर आएगा, यानी 16 का आंसर होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होज टाइम पीरियड इज 0.0025 सॉरी 0.002 सेकेंड है वो, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों में उल्टा पलटा का रिलेशन होता है। ये स्मॉल है फ्रीक्वेंसी अगर है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 0.002 सेकेंड। तो अब डेसिमल को अगर हटाइएगा तो ऊपर चले जाएगा 3 ठोक 0 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज कोई आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव होज फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। कहानी वही है फिर से कि फ्रीक्वेंसी इस बार दिया हुआ है और टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल, इस बार मैं न्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक।
तो इसमें बोला है 1/400, तो 1/4 और गुणा 1/100, 100 के लिए आ जाएगा 0.00 और 1/4 इसका आ जाता है 25.25। ये कितना आ जाएगा? सेकेंड्स। ऑप्शन है ऐसा कुछ 0.00, ऑप्शन नंबर सी, 18वें का सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि दो उत्तरोत्तर सक्सेसिव श्रृंग यानी कि क्रस्ट, दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रॉ यानी दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मैंने डिफिनीशन बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो नहीं देखा है मैं फिर बोलूँगा, फिर जाइए लिंक में और जाके बिल्कुल देखिए, 10-15 मिनट आपका जाएगा टाइम, बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। 19वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना का पता किसके द्वारा लगाया जाता है या लगा सकते हैं? भाई क्रिस्टल की संरचना का पता लगाते हैं हम लोग, मैंने इसको भी लिखवाया हुआ है, एक्सरेज के द्वारा, एक्सरे करके उसकी संरचना का पता लगा सकते हैं। कौन सी किरणें शून्य में संचरण नहीं करती हैं? कौन सी किरणें वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगी? कौन सी ऐसी भाई रेज हैं या वेव्स हैं? पहला ऑप्शन लाइट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, करेगी। दूसरा है हीट, हीट नहीं करेगी। ध्वनि, हीट करेगी, हीट वैक्यूम में करती है, बिल्कुल बिल्कुल गलती हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। सी है ध्वनि, साउंड, और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलिए दिया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेगी ही, हीट करता ही है, तभी तो सूर्य से धरती पे हीट आता है। और लाइट करबे करेगी। बच कौन गया? साउंड, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना है, क्वेश्चंस को पढ़ने में ही पूरा खेल है। 21 का सी आंसर। 22 म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को कैसे रखने चाहिए? जो भी म्यूजिक कंसर्ट होता है तो उसका जो वॉल होता है हॉल का, उसका नेचर क्या होना चाहिए? पहला ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, यानी जो साउंड उसको इंक्रीज कर देना चाहिए और बढ़िया बूमा बूम एकदम आवाज आना चाहिए, ऐसा। या फिर बी बोल रहा है कि प्रेषित करना चाहिए उसको, साउंड को। या सी रिफ्लेक्ट करना चाहिए साउंड को, साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा ना तो वहां से वो गाना गाएगा और वो उधर से फिर दूसरा लाइन उसके गाने का सुनाई देगा और पीछे से पहला वाला लाइन आएगा, तो एक बार आपके कान में पहला दूसरा लाइन घुसेगा, मतलब जो लिरिक्स है वो डबल डबल घुसने लगेगा, तो कम पैसे में ज़्यादा आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन गाना सुनाई नहीं देगा। डी है एब्जॉर्ब करना चाहिए उन वॉल्स को, म्यूजिक कंसर्ट में जो भी साउंड है उसको एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, शोषण क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तभी जब इधर से एक सोर्स रहे और जो बाकी दीवारें हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी तो उसका एक यूनिट डायरेक्शन बना होगा, मतलब एक ही दिशा में वो जाते रहेंगी और आप बीच में हैं तो आप आनंद ले पाएंगे गाने का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 22 का डी, अवशोषण करना चाहिए। 22 का डी, अवशोषण करना चाहिए दीवालों को, म्यूजिक कंसर्ट की दीवालों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिसके की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? तो इसके लिए जो ध्वनि इको जो है, इको के लिए परावर्ती सतह यानी जो साउंड है रिफ्लेक्शन के लिए, तो उसके बीच मिनिमम जो डिस्टेंस है ना वो होना चाहिए आपको 16.5 या फिर 17 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? हम सुन पाते हैं किस रेंज तक? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 24 का ए, सब लोग जानते हैं मनुष्य की श्रव्यता की सीमा, ऑडिबल रेंज ऑफ ए ह्यूमन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये होती है हमारी श्रव्यता की सीमा। क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही खूबसूरत है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है भाई? पहला कथन है हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल मैंने बताया था। बॉडी ऑर्गन्स इंफ्रासाउंड पर वाइब्रेट होते हैं, मतलब उनके साउंड का फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड होता है, मतलब वो 5 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं वाइब्रेट होते हैं, ठीक, तो ये सही है। दूसरा, ध्वनि की गति गैस में सर्वाधिक होती है, बवाल, एकदम गलत बात, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। कितने बार तो हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग को याद भी हो गया होगा, मतलब दूसरा गलत है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने में प्रयोग होता है, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको रिप्रेजेंट करता है मैक नंबर, बिल्कुल करता है। अगर उससे डबल है तो मैक नंबर 2, स्पीड ऑफ साउंड से ट्रिपल है मैक नंबर 3, 4 गुना है मैक नंबर 4, तो ये जेट फाइटर प्लेन्स मिसाइल्स वगैरह का होता है, तो ये भी सही है। चौथा, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल 20,000 से एबव ही उसकी फ्रीक्वेंसी चालू होती है, 20,000 तक तो हम सुन ही पाते हैं, यानी कि इसमें फर्स्ट 3 और 4 ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन अब क्या सही होगा आपका 25 का फर्स्ट 3 4 यानी 25 का सी। क्वेश्चन नंबर चलता है 26 में, पराध्वनिक जेट की उड़ान से क्या होता है?
यानी कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं उनसे क्या होता है, हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, ओजोन परत में बाधा, नन ऑफ दिस। आँख के रोग तो भाई नहीं होंगे, वो तो इतने दूर है, ठीक, मतलब आई डिजीज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी नहीं, क्योंकि देखो इनको उड़ाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में कि वहाँ पे रुकावट कम है और इनको स्पीड गेन करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समतापमंडल, तो समतापमंडल में हम उड़ाते हैं जेट प्लेन्स को कि ये मैक नंबर 2, 3 यानी कि ध्वनि के चाल से भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा तेज ये उड़ान भर सकें, ठीक है। तो इस वजह से, और वहाँ पे ये लोग का जो ईंधन निकलता है, तो अब उस वजह से जो ओजोन लेयर है ना उसका डिप्लीशन होता है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी, 26 का सी, ओजोन लेयर का डिप्लीशन। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए 27, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से किसके अंतर के कारण किया जाता है। मतलब कि जब हम लोग गिटार और फ्लूट, ठीक है, दोनों बजाते हैं तो उनके साउंड्स में डिफरेंशिएट साउंड की किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है। तो ये होता है आपका कि जो ओनली उसकी क्वालिटी यानी कि गुणता, केवल गुणता के आधार पर कि गुण क्या है, ठीक, उसके आधार पर हम उसमें भेद बता पाते हैं, क्वालिटी के आधार पर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 न्यूमेरिकल है, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। ताली बजाता है और 5 सेकेंड बाद इको सुनता है, मतलब मैंने ताली बजाई और फिर दोबारा मुझे ताली की आवाज़ सुनाई दे रही है 5 सेकेंड बाद। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, जहाँ से टकरा के वो आ रही है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकेंड। हमको दिया हुआ है 28 में, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ठीक है, और दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी 346 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं बता दूं, जब भी बात इको की आएगी फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल्स टू 2d अपॉन टी। हाँ बिल्कुल सही है, तो d के लिए फॉर्मूला हो जाएगा vt डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये इसमें मेरे को दिया हुआ है 5 इंटू 346 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू इसको माइनस और प्लस करा देंगे, 5 3 15 17 25 85 और 1 86 मीटर। डी की वैल्यू मिल गई 865 मीटर। तो आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी आया, 865 मीटर डिस्टेंस है उस क्लिफ का, 28 का बी। और इस तरीके से ये भी मिटाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं जल्दी से। ए मैन स्टैंडिंग एट 51 मीटर फ्रॉम ए वॉल फायर्स ए गन, ठीक है, दीवार से 51 मीटर की दूरी पर है, गोली चला देता है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच एन इको इज हर्ड इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। वी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, इको उसको सुनाई देगा, और डिस्टेंस दिया हुआ है 51 मीटर, टाइम पता लगाना है। हमारे पास फॉर्मूला है 2d अपॉन टी, बट यहाँ पे d दिया हुआ है, t निकालना है, तो t इज इक्वल्स टू 2d अपॉन v, 2 गुणित 51 बटे 340, t इज इक्वल्स टू 102 बटे 340। ये देखो 3 गुना संबंध है, मतलब 0.3 के आसपास आंसर आएगा, और इसमें 0.3 है, 24वें का सी आंसर, 24 का आंसर नंबर सी बन गया, एकदम इजी, तुरंत। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग इस तरीके से देखते रहिएगा वीडियो और चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं एक से एक ट्रिक बताने वाला हूं कैलकुलेशन का। 29 का था। अच्छा 29 था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सब लोग देख ही रहे ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, इट टेक्स 2.4 सेकेंड्स टू रिकॉर्ड द इको ऑफ सोनार। टाइम दिया हुआ है, सोनार आ गया। सोनार के बारे में मैंने पढ़ाया था कि सोनार का यूज़ जब सबमरीन्स में किया जाता है और डेप्थ ऑफ सी निकाला जाता है, सी बेड निकाला जाता है, समुद्र की गहराई, तो उसको फेदोमीटर बोलते हैं। याद रखिएगा, समुद्र की गहराई में अपने का यंत्र क्या रहेगा, फेदोमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि 2.4 सेकेंड ले रहा है, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वाटर में, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो वाटर में आया वो 1450 मीटर पर सेकेंड है। आपको पक्का डी निकालने बोलेगा, यही निकालने बोल ही सकता है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि भाई 2d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, तो d इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी टी अपॉन 2। v कितना है 1450, और ये कितना था हमारा t 2.4 है वो, और डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कैंसिल कीजिए, 725 2.4 725 1450, उसमें
0.4 को गुणा करेंगे 1.45 50। ऑप्शन देखिए तो कितना कितना है, सबसे ज़्यादा इसमें 1740 है। ठीक, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1740 मीटर। अब ये चीज़ें कैसे मैं कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी से, ये भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप लोग को मजाक लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो सर को तो आंसर पहले से पता है। ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन करना मतलब गणना करना भी एक कला है और वो बिल्कुल आएगा आपको करने, और बड़ा ही आसान तरीके से होता है, भरोसा रखिए। ऐसे नहीं, ऑप्शंस खास करके जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, हमारा बहुत हेल्प करते हैं वो लोग, और वही कंफ्यूज भी करते हैं सही मायनों में। 31 बोल रहा है ए शिप विच इज स्टेशनरी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2900 मीटर। एक शिप रखा हुआ स्टेशनरी है 2900 मीटर फ्रॉम सी बेड, समुद्र की गहराई से 2900 मीटर की ऊंचाई पर। द शिप सेंड्स एन अल्ट्रासाउंड सिग्नल टू द सी बेड, और सी बेड पे वो एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है, एंड इट्स इको इज हर्ड 4 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड इको सुनाई देता है उस साउंड का। फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड, यहाँ पे हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द साउंड। टाइम दिया है इको का 4 सेकेंड्स, और हमको क्या चाहिए होगा डी 2900 मीटर दिया है। हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी, 2 इंटू 2900 अपॉन टी की वैल्यू 4, यानी कि v इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 1450 मीटर पर सेकेंड। और ये जल में ध्वनि की चाल वैसे भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 31 का बी। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं गलती हो गया होगा, उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट सॉल्यूशन में कहीं गलती नहीं हुआ है, कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ है, गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर वगैरह गलत बोला जाता है, हो जाता है, ह्यूमन एरर है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बोर्ड पे सारा क्वेश्चन, लाइन टू लाइन। क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पाराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला है कीड़ों को नष्ट करता है, इंसेक्ट्स को क्या करता है, किल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कपड़ों से धूल हटाकर साफ करता है। डस्ट जो है वो क्लीन करता है क्लोथ्स का। थर्ड, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करता है। ऑटोमेटिक जो गेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। चौथा, बीमारी में उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसमें सभी सही हैं। अल्ट्रासाउंड सभी के लिए यूज होता है, और ये अच्छा भी एक क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड का, आपका अच्छा खासा आप यूज जान पाए। तो 32 का डी हो जाएगा आंसर, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है। सामान्य टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है। पहला एक्सरे, दूसरा यूवी रे पारावैंगनी, तीसरा इंफ्रारेड अवरक्त, और चौथा गामा रेज गामा किरण। तो भाई 33 सब लोग को पता होगा कि जो रिमोट है उसमें हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं, यानी कि 33 का आंसर सी। ठीक है, हाँ रेडियो वेव्स भी यूज होती हैं, ये भी मैं बता दूं, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हाँ जहां इंफ्रारेड और रेडियो वेव रहेगा आप इंफ्रारेड को चुनेंगे। ठीक है, निम्न में किसकी तरंग लंबाई सबसे ज्यादा होती है? रेड, एक्सरेज, विजिबल लाइट, और आपको बोला है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के बारे में मैंने पढ़ा था, रेडियो वेव से कहानी चालू हुई थी। तो रेडियो वेव्स का क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो 34वें का क्या हो जाएगा आंसर डी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसी का होता है, और ऊर्जा सबसे कम होती है इसकी। 35वां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर है 45 डेसिबल। कितना? 35 का ए 45 डेसिबल होता है। ठीक, 36 मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा लगभग है 85 डेसिबल। सब जो लिखवाया गया एज इट इज पॉइंट, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देखते जाइए कमाल। डेसिबल किसे में अपने प्रयोग लाया जाता है? तो भाई ये सब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेसिबल हमारा साउंड का यूनिट है। ठीक है, बेल, और एक बेल इक्वल्स टू 10 डेसिबल, मैंने आपको पढ़ाया था। यानी कि डेसिबल किसके लिए हो जाएगा? साउंड के लिए। और ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। ठीक है, एक जैव पद्धति जिसमें पाराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, एक जैव पद्धति अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। 38 का ए। ऑप्शन बाकी हैं मिलते जुलते बट नहीं। 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में क्या सही नहीं है? मतलब कॉस्मिक रेज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैंने साथ पढ़ाई है, वही है। बी, तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सही बात है, तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, बिल्कुल ये बहुत अधिक ऊर्जा आवेशित कणों से बनी होती है। और सूर्य से उत्पन्न होती है, हाँ सूर्य से उत्पन्न होती है। तो सही क्या नहीं है? तो भैया 39 का ऑप्शन नंबर ए,
कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देख पा रहे होंगे, 40 इसका बी हो जाएगा, रेडियो वेव्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी, रेडियो वेव्स के द्वारा पता लगा पाता है। ठीक। उसके बाद है 41, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय यानी ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, यानी कि 41 का आंसर होगा 100 नैनोमीटर होता है उसका। और ये जो होती है यूवीसी होती है, मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आपको। तो यूवीसी का रेंज होता है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर। तो ये 100 नैनोमीटर जो है इसी को आप लिखोगे 100 × 10⁻⁹ मीटर, और ये 10⁻², 10⁻⁻⁹ मीटर, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 10⁻⁷ मीटर। आपको आंसर नजर आएगा 41 का बी। 100 मीटर बहुत बार लोग टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, गलती हो जाता है जल्दी में। 42 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है अवरक्त पराश्रव्य दृश्य प्रकाश। अवरक्त मतलब इंफ्रारेड, पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासाउंड, सी दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट, और चौथा एक्सरे मतलब एक्सरे। सीटी स्कैन एक्सरे में यूज होता है, सबको पता है, डर के बस गलती करके आते एग्जाम में। तो इस तरीके से ये आपके वेव एंड साउंड का भी वीडियो होता है कंप्लीट। ठीक, तो इसके साथ चलते हैं। बढ़िया पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाकी लोगों को भी एकदम जिम्मेदारी पूर्वक बोलिए बाहर ना निकलें, जो भी राशन वगैरह घर में लाइए, पढ़ाई कीजिए, कम से कम खाइए। ठीक, और जय हिंद, जय भारत।